हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र पर आधारित। यहाँ पर हम 50 क्वेश्चंस इस क्लास में करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो प्रीवियस प्रतियोगिता के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपको नया लगे उसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दोस्तों। जैसे कि आपने देख ही लिया, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो दोस्तों, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल के नाम से संबोधित किया था। तो इसके आधार पर इसका ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि कौन नहीं है इनमें से? तो इनमें से वीर गाथा काल से संबंधित कवि कौन नहीं है, ये आप देख लिए। चंद्रवरदाई, नामदेव, जगनिक या मधुकर। तो अगर हम बात करें, चंद्रवरदाई, जगनिक और मधुकर ये तीनों वीरगाथा काल से संबंधित हैं, लेकिन इसमें जो नामदेव हैं दोस्तों, ये वीरगाथा काल से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न है हमारा, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो वीरगाथा काल की अगर हम बात करें दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने जिसको कहा था, और इस काल के सर्वश्रेष्ठ जो कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई को दोस्तों वीरगाथा काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में माना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे दोस्तों, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन है जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक या विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो जो है दोस्तों किसकी रचना है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है चंद्रवरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो हैं चंद्रवरदाई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो कबीरदास की भाषा, ऑप्शन है ब्रज भाषा, कन्नौजी, सदुकड़ी या खड़ी बोली। तो कबीरदास जी की जो भाषा रही है दोस्तों वो रही है आपकी जो है सदुक्कड़ी भाषा, ठीक है। कबीरदास ने जो भी अपनी रचनाएं करी हैं वो किस भाषा में की हैं? वो सदुक्कड़ी भाषा में की हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कटकटान कवि कुंजर भारी, दूह भुजदंड तम की मही मारी, डोलत धरणी सभापत खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्तियां किसकी हैं ये बताना है। तो कटकटान कवि कुंजर भारी, दोस्तों एक लाइन जरूर याद कर लें, कटकटान कवि कुंजर भारी। अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है तुलसीदास, जायसी, देव या नूर मोहम्मद। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं दोस्तों वो है आपके तुलसीदास की, ठीक है। तो तुलसीदास की रचनाएं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस सा, दसन ज्योति जो है नगहीर, ठीक है। तो नयन जो देखा कमल सा, अगर ये जो है वाक्य आता है आपका 2 लाइन का, तो ये पंक्तियां किसकी, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शिवा बावनी। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है दोस्तों? ऑप्शन है पद्माकर, भूषण या केशवदास या जगनिक। तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है भूषण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। शिवा बावनी जो है दोस्तों ये रचना है भूषण की, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, नर की और नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होय। तो ये नर की और नल नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो है चले
ते तो ऊंचो होय। तो ये पंक्तियां इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशव दास। तो दोस्तों ये जो रचनाएं हैं ये नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोय, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होय। तो ये पंक्तियां इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है दोस्तों? वह हैं बिहारी लाल। कौन है? बिहारी लाल इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो सखी वे मुझसे कह कर जाते, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या जयशंकर प्रसाद। तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं मैथिली शरण गुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन हैं? तो हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त करने वाले कौन थे? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि इन्होंने ही जो है हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त रखने की बात कही थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? अब तितली जो रचना है दोस्तों किसकी है? ऑप्शन नंबर है जयसिंह प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। जो तितली रचना है दोस्तों वह है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र किसकी इसके रचयिता कौन हैं? तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन है जयसिंह प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा या सूर्य सुमित्रानंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र जो रचयिता हैं दोस्तों वह हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की रचना है अतीत अतीत के चलचित्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। पल्लव के रचयिता कौन है? तो पल्लव जो है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेव वर्मा। तो पल्लव के रचयिता कौन है दोस्तों? पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन अगला है दोस्तों 15वां क्वेश्चन हमारा, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। तो दोस्तों जो चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों। और आप लोग दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण लाल या गोविंद बल्लभ। तो दोस्तों इनके जो जन्मेजय का नाग यज्ञ जो रचना है दोस्तों ये है जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है जन्मेजय का नाग यज्ञ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस प्रवक्ता पेपरों में आए हैं। मतलब ये मान के चलिए पिछले 10 सालों 10 15 सालों से जो लेक्चर के पेपर हो रहे हैं उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप ज़रूर नोटिस करते रहिएगा। अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ, मस्ती का आलम सा चला हम धूल उड़ाते जहाँ। तो दोस्तों प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, इसको आप याद जरूर कर लेंगे। और इसके जो रचयिता हैं ऑप्शन है सियाराम शरण शुक्ल, भगवती चरण वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है भगवती चरण वर्मा की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, इसके रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा किसने लिखी थी? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद।
तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है? तो इन्होंने जो है अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी, ठीक है? सबसे पहले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? तो ये किस काव्य से ली गई हैं? ऑप्शन है कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका यशोधरा। कहाँ से लिया गया है? यशोधरा नामक जो रचना है दोस्तों उसमें से लिया गया है ये वाक्य। ये पंक्तियां जो है वहां से ली गई हैं। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, ठीक है? आंचल में दूध और आंखों में पानी, तो कहाँ से लिया गया है? यशोधरा से, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऊषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो हिमालय के आंगन में, अगर प्रश्न आता है हिमालय के आंगन में और उससे आगे को वाक्य तो याद हो जाए तो बढ़िया है, नहीं भी तो इतना याद होना जरूरी है। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता ऑप्शन है आपके बार रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है जयशंकर प्रसाद। तो हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ऊषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। तो ये रचयिता, इसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? ऑप्शन है देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। तो जो भी आंचलिक रचनाएं होती हैं दोस्तों वो होती हैं आपके क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है इनमें से? तो निर्गुण भक्ति का बताना है दोस्तों, ठीक है? सगुण का नहीं बताना है बल्कि निर्गुण भक्ति का बताना है। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो दोस्तों यहाँ पर जो निर्गुण भक्ति के कवि हैं वो कौन है? वो है आपके कबीरदास, ठीक है? इन्होंने निर्गुण भक्ति धारा की काव्य रचनाएं कर रखी हैं, इसलिए इनको निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सूरदास, तुलसीदास और केशवदास ये सगुण काव्य धारा के कवि रहे हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? तो श्रद्धा किस कृति की नायिका रही है? मतलब कौन सी रचना ऐसी है जिसमें श्रद्धा को नायिका बनाया गया है? ऑप्शन है कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण या साकेत। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका रही है? वो है दोस्तों आपके कामायनी की। कामायनी जो रचना है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की है और इसमें श्रद्धा जो है इसमें नायिका रही है। इनके द्वारा इस कामायनी रचना के अंतर्गत नायिका कौन है? श्रद्धा है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पीहन पान। उपयुक्त पंक्ति इसके रचयिता कौन है? तरुवर फल नहीं खाते है सरवर पिय ही न पान। इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है रहीम, कबीरदास, रसखान या बिहारी। तो दोस्तों इसके जो रचनाकार हैं वो हैं रहीम, ठीक है। तरुअर फल नहीं खाते है सरुअर पीहन पानी। तो अब इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? रहीम। तो रहीम के हैं ये रचनाएं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तरनी तनु जा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अधिकांशतः इसमें ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का कौन सा अलंकार इसमें होगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पूछ दिया इन्होंने कि ये जो है इसके पंक्ति के रचयिता कौन है। तो तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर वो चाहे अनुप्रास अलंकार की यहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके रचयिता कौन है? देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है।
तरनी तनूजा तर तमाल तरवर बहु जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगे तो आप ज़रूर उस पे कोशिश कीजिएगा। मैक्सिमम आपको जो है पूरे आंसरों पे पूरा सटीक आंसर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप निस्संदेह होकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम उस पे फिर से ज़रूर रिसर्च करेंगे, ठीक है? और आपको सही आंसर देने का ही पूरा प्रयास किया जाएगा। गलत आंसर आपके प्रति नहीं रखा जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आप बिल्कुल क्लास को निश्चिंत होकर पढ़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। जहाँ पर आपको कोई डाउट महसूस होता है, आप ज़रूर उसको इधर-उधर बुक्स में देख के ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है? अगला है प्रश्न है दोस्तों, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर झांसी वाली रानी की बात की गई है। और इसके रचयिता कौन है? तो ये दोस्तों वीर रस की प्रधानता युक्त जो रचनाएँ की जाती थी, वो किसके द्वारा की जाती थी? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर मैं देना तुम फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। तो दोस्तों यहाँ पर भी वीरता का ही परिचय दिया गया है और इसके रचयिता कौन हो सकते हैं? ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो दोस्तों इसके जो रचयिता हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है राहुल सांकृत्य हैं, रामचंद्र शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की रचना है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है दोस्तों? ऑप्शन है व्यंग्यात्मक, प्रशस्तिपरक या श्रृंगारिक या कारुणिक। तो भूषण की कविता का जो प्रधान स्वर है दोस्तों वो कौन सा है? वो है आपका दोस्तों प्रशस्तिपरक, ठीक है? कौन सा है? प्रशस्तिपरक, ठीक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। और क्वेश्चन नंबर 30 है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो अपभ्रंश में जो कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन रहे हैं दोस्तों? तो वो रहे हैं दोस्तों आपके पुष्पदंत। कौन रहे हैं? पुष्पदंत दोस्तों कृष्ण काव्य के प्रणेता रहे हैं अपभ्रंश के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन हैं? तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नूर मोहम्मद या जायसी या मुल्ला दाऊद या कुतुबन। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य के जो रचयिता रहे हैं दोस्तों वो रहे हैं मुल्ला दाऊद। कौन रहे हैं? मुल्ला दाऊद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये दोस्तों प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, नोट जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम गद्यकार रहे हैं दोस्तों वह हैं लल्लूलाल, ठीक है? कौन है? लल्लूलाल। लल्लूलाल को दोस्तों हिंदी के अंतर्गत प्रथम गद्यकार के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी के सबसे पहले प्रकाशित जो पत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन है सम्मेलन पत्रिका, उद्दंड मार्तंड, सरस्वती या नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है दोस्तों? ये है आपका उद्दंड मार्तंड। ये हिंदी की सबसे पहली प्रकाशित पत्रिका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो छायावाद के प्रवर्तक कौन रहे हैं? ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं?
वो हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या है? प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो प्रगतिवाद जो है उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, ये किसने कहा था? ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, प्रेमचंद ने, नंद दुलारी वाजपेयी ने या सुमित्रा नंदन पंत ने। तो किसने प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा नाम माना था? ये हैं दोस्तों नंद दुलारे वाजपेयी। क्योंकि ये जो है प्रगतिवाद जो है को उपयोगितावाद का दूसरा नाम मानते थे। प्रगति तभी होगी जब उपयोगिता बढ़ेगी। तो इसके आधार पर इन्होंने रचनाओं को भी महत्व दिया था। तो इसलिए जो है नंद दुलारे वाजपेयी, जिनकी क्लास हमने इससे पहले 2 क्लास छोड़कर नंद दुलारे वाजपेयी की हमने क्लास करा रखी है। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उनकी डिटेल क्लास भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि प्रवक्ता के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र में नंद दुलारे वाजपेयी को डिटेल पूर्वक पूछा गया है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो जो प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास है दोस्तों, उसका नाम है मंगलसूत्र। क्या है? मंगलसूत्र। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों 7 पे। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब रामधारी सिंह दिनकर दोस्तों ये हैं एक ऐसे कवि रचनाकार हैं जिन्होंने जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मान प्राप्त किया हुआ है। तो ये पुरस्कार किस पर इनको मिला था? ऑप्शन है रश्मि रथी पर या परशुराम की प्रतीक्षा पर या कुरुक्षेत्र पर या उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे दोस्तों, किस पर प्राप्त किए थे? ये इनको मिला था उर्वशी नामक रचना पर। ठीक है। तो दिनकर की रचना कौन सी है? उर्वशी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? अब देखिए हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन या शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गार्षा तासी। तो हिंदी साहित्य के अगर इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताया जाए तो वह है गार्षा तासी दोस्तों। क्या है? गार्षा तासी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पद्मावत किसकी रचना है? बहुत आसान सा प्रश्न है। नाभादास, केशवदास, तुलसीदास या जायसी। तो जो आपका पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों? पद्मावत के रचनाकार हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों लगातार आपको क्लासेस मिल सकें तो इसके लिए एक तो आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। प्लेलिस्ट में हमारे लगातार 92 क्लासेस आ चुकी हैं और साथ ही आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन प्रिपरेशन में हम ज़रूर मदद करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, बेताल पचीसी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभा दास या सूरती मिश्र। तो बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है दोस्तों? वह हैं सूरत मिश्र। तो सूरत मिश्र की रचना है बेताल पचीसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है निराला, मोहन राकेश, अमरीलाल नागर या प्रेमचंद। तो सुहाग के नूपुर के रचयिताकार कौन है दोस्तों? ये है आपके अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल नागर की रचना है सुहाग के नूपुर। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये भी। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुमित्रा कुमारी चौहान। तो अगर हम बात करें इस संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, ये है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की। तो दिनकर की रचना है दोस्तों संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो अशोक के फूल नामक जो निबंध रचना है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कुबेरनाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है अशोक के फूल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। झरना, झरना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो झरना काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना जो काव्य संग्रह है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है झरना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो भारत भारती नामक जो काव्य है, इसके रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता या मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो भारत भारती नामक जो काव्य है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? रचनाकार है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है लुइपा, जोइंदू, सरहपा या कंडहपा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है दोहा कोश जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों वह है सरहपा। सरहपा की रचना है दोस्तों दोहा कोश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रेम सागर के रचयिता कौन हैं? तो प्रेम सागर किसकी रचना है दोस्तों? ऑप्शन है सदल मिश्र, उस्मान लल्लूलाल या सुंदर दास। तो ऑप्शन प्रेम सागर की बात करें तो बहुत आसान सा प्रश्न है। तो प्रेम सागर जो रचना है दोस्तों वह है लल्लूलाल की। किसकी है? लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्र नंदन पंत। तो प्रेम जो पंच परमेश्वर है दोस्तों, ये एक कहानी है और इस कहानी के लेखक कौन रहे हैं? तो इसके लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद की रचना है दोस्तों पंच परमेश्वर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर दोस्तों एक कविता है, इसके कवि कौन हैं? ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर जो कविता है दोस्तों, इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनकी रचना है दोस्तों तोड़ती पत्थर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, और अंतिम क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 है, हार की जीत इस कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन है सुदर्शन या यादवेंद्र शर्मा चंद्र या कमलेश्वर या रांगे राघव। तो दोस्तों हार की जीत जो कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर देंगे। ऑप्शन है आपके पास सुदर्शन, यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ये कमलेश्वर या रांगेय राघव। तो आई होप आप आंसर ज़रूर देंगे इसका कमेंट सेक्शन में, और इसी कमेंट से आपका जो है उपस्थिति भी पता चलेगी। तो साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। जितने लोग भी अभ्यर्थी जितने भी आप हमारी क्लास को देखते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। क्योंकि अगर आप अधिक से अधिक लोगों को हेल्प करेंगे तो आपको भगवान हेल्प करेंगे। इसलिए ज़रूर आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और जो अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेज भी देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों विश यू
ऑल द बेस्ट।